हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आई होप आपकी री नीट एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ पीवाईक्यू। देखो भाई, बात इतनी सी है कि टाइम बहुत कम है और टाइम कम है तो उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग भी होनी चाहिए, उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए कि कौन सा वेटेज वाला टॉपिक है, कौन सा वेटेज वाला चैप्टर है, उसको उस हिसाब से पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो पूछता ही पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन रहना ही रहना है नीट एग्जाम में। अगर बात करें तो इसमें एक टॉपिक जो है फैराडेज लॉ का और इलेक्ट्रोलिसिस का, इस टॉपिक से रिसेंट ईयर में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज उन्हीं पीवाईक्यूज को हम लगाएंगे, कुछ हमारे तरफ से भी क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि नीट 2024 में कॉलम वाला क्वेश्चन था, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ कन्वर्जन दे रखे थे, कुछ रिएक्शंस दे रखे थे, उसका मैचिंग कराना था कॉलम 2 में कि कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे दे रखा है कि 1 मोल वाटर को अगर O2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहां पर देखो जो F लिखा है वो फैराडे होता है। थोड़ा सा पहले इस पे बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक बात, क्योंकि भाई हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। देखिए भाई, बात यह है कि एक फैराडे जो होता है वो होता है 96500 कूलाम के बराबर होता है। एक्चुअल में ये आया कहां से? ये चार्ज है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसका जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है, जो अप्रॉक्स वैल्यू 96500 कूलाम आती है। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाएगा। इसी को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। तो हमें पहला वाला देखते हैं, ए वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 1 मोल वाटर से O2 अगर बन रहा है तो कितना चार्ज लगेगा। तो हम एनोड पर देखते हैं कि वाटर की रिएक्शन कैसी होती है। एनोड पर वाटर जो लगता है 2H2O, इसमें से क्योंकि एनोड पर प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर जनरली प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होता है, इससे बनता है O2 गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ 4H+ आयन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन का यहां पर ट्रांसफर है। तो 2 मोल वाटर से 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तब जाकर के O2 गैस बन रही है। ठीक है, यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है इसे हम आप अपनी सहूलियत के लिए क्या बोल सकते हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, 4 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के बराबर है, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 फैराडे के बराबर हो गया। तो अब यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं 2 वाटर, या हम इसको लिख सकते हैं 2 मोल वाटर के लिए 4 फैराडे का चार्ज। लेकिन क्वेश्चन में 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल वाटर के लिए कितने फैराडे लग जाएंगे, 2 फैराडे लग जाएंगे। यानी ऑप्शन में देखिए कहीं मैच कर रहा है कॉलम 2 में, बिल्कुल A का सेकंड 2 फैराडे। आई होप ये आपको सीखने को मिला होगा। एनोड की ये रिएक्शन वाटर की आपको याद रखना है कि कब वाटर O2 में कन्वर्ट होता है। सेम इसी तरीके से कैथोड पर भी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होता है वाटर का, जहां पर वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो रिएक्शन भी मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, एट कैथोड। ठीक है, आप उसे भी याद कर लेंगे और वहां जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो याद रखेंगे, 2H2O, और इससे वो बनता है हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है आपका 2OH आयन और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये तो पहला वाला हो गया। चलिए अब बी देख लेते हैं, 1 मोल MnO4 - 2 Mn2+। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको मैं अलग से आपको करके दिखा दे रहा हूं। MnO4- से Mn2+। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए मैग्नीज का। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 इंटू -2 करेंगे -8, और टोटल चार्ज -1 है। सॉल्व करेंगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि +7 से +2 यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन
5 मोल इलेक्ट्रॉन मींस इसके चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 फेराडे। 5 फेराडे चार्ज के बराबर होगा। आइए अपना कॉलम मिला लेते हैं। 1 मोल MnO4 - 2 Mn2 प्लस 5 फेराडे कहीं दे रखा है, ठीक है, ये लो भाई, ये मिल गया B का 4। अब देखिए सी वाला पार्ट क्या कह रहा है, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयन होगा Ca2+, ठीक है। अब इस Ca2+ से कैल्शियम बनना है। एक बात बताइए, Ca2+ को कैल्शियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा कैल्शियम आयन का और वो कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन्ड हुआ है, देख लो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, तो हम कहेंगे 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन्ड करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को अब हम अगर चार्ज के फॉर्म में कहें तो क्या बोलेंगे, 2 फेराडे, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में 1 मोल नहीं कहा है, 1.5 मोल कहा है, तो 1.5 मोल कैल्शियम कितने चार्ज से ऑब्टेन्ड हो जाएगा, 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 इंटू 2 फेराडे मतलब कितना हो गया, 3 फेराडे। देखो 3 फेराडे कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है 3 फेराडे ऑप्शन, यानी सी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब आइए डी वाले पर, लास्ट क्या है, FeO से Fe2O3, FeO से Fe2O3, चलिए इसी में सॉल्व करते हैं। FeO से Fe2O3, ये डी वाला पार्ट है, ठीक। देखिए किस सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको रिएक्शन बैलेंस करना समझना होगा कि हम रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो गलती होने का कोई चांस नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आयरन के नंबर अलग हैं, यहाँ पर आयरन के नंबर अलग हैं। तो क्या काम करते हैं, आपने रिडॉक्स में सीखा होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। पहले नंबर ऑफ आयरन एटम को बैलेंस कर लीजिए, वहां 2 आयरन है, यहाँ 1 आयरन है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन के नंबर में फर्क तो नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया है ऑक्सीजन के नंबर में फर्क। देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिया करिए। हमने यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 3 एंड 3। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं, तो आप क्या काम करेंगे, 2H+ आयन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने सारे नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लिया, लेकिन हमें तो चार्ज चाहिए, तो चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। देखिए चार्ज कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो फेरस ऑक्साइड है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फेरस में होता है +2, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है। फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, आप -2 ऑक्सीजन का होता है, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, +3 आएगा। एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि हमेशा टोटल चार्ज निकाला करिए। टोटल चार्ज का मीनिंग ये है कि 1 आयरन का +2 चार्ज है तो 2 आयरन का कितना चार्ज हो जाएगा, +4। यहां 1 आयरन का +3 है तो 2 आयरन का चार्ज कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, या तो 6 को 4 बना लीजिए या तो 4 को 6 बना लीजिए। एक काम करते हैं कि इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दूं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 6 पहले से था, -2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर माइनस चार्ज आता है, 6 - 2 4, 4 और 4 आपका चार्ज बैलेंस हो गया। और यहीं से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 1 मोल FeO से पूछा था, हमारा यहां पर सॉल्व करने पर 2 मोल FeO है, यानी 2 मोल FeO से Fe2O3 में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं 2 फेराडे भी बोल सकता हूं, इतना चार्ज हुआ, ठीक। तो 1 मोल के लिए क्वेश्चन में पूछा है तो 1 मोल FeO के लिए 1 फेराडे चार्ज लगेगा, ठीक है। तो हम आइए हम आप देखते हैं कि 1 फेराडे का कोई ऑप्शन है कि नहीं है।
एक फैराडे का ऑप्शन था, एक फैराडे का ऑप्शन है डी का 3। ठीक है, चाहे तो आप कोड बना सकते हैं, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, जिसमें चार्ज के बारे में आपसे बात कर रहा था। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। इसके साथ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको दिया है कि एनोड की रिएक्शन, वाटर की, कैथोड की रिएक्शन, इसे आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फिर आयरन वाला जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नीट 2024 में ही फैराडे लॉ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्यों लगना है, सब समझते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि कॉपर का आपसे मास पूछा है, मास इन ग्राम। ठीक है, कॉपर का आपसे मास पूछा है और कह रहा है कि 6.6484 एम्पियर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सिंपल था, बस आपसे थोड़ा वो कैलकुलेशन कराना चाह रहा है कि 6.6484 एम्पियर की करंट पास की गई है। ठीक, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 100 सेकंड तक, इतने टाइम तक। तो आप मास बताइए कितना डिपॉजिट होगा कॉपर का। इसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ लग रहा है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमको कैथोड और एनोड पर कोई ना कोई सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है। तो वो कितना अमाउंट में ऑब्टेन्ड कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है, हमने कितना चार्ज दिया है। तो जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि यहां ग्राम में होता है, वो हमें मिलेगा। तो इस फैराडे फर्स्ट लॉ का ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा करके एक कांस्टेंट यूज करते हैं, Z इंटू क्यू। ठीक है, अब यहां पर Z क्या है? Z कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस Z के बारे में पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अब एक पॉइंट ये है कि अगर हम चार्ज को ले लें, एक कुलाम चार्ज अगर हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि W इक्वल टू क्या हो गया? Z हो गया कि नहीं? तो यहां से हम Z को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक कुलाम चार्ज पास करने पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग Z बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर एक रूल आपको बताते हैं कि अगर हम एक फैराडे चार्ज जब भी पास करेंगे तो हमें हमेशा E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा। ई ग्राम यानी उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर। यहां पर E क्या है? E है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास निकलता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। जो E होता है, E का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, या हम कह सकते हैं एन फैक्टर जिसे आप बोलते हैं, या वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। तो बात में ये कर रहा था कि अगर हम Z यानी एक कुलाम के बराबर चार्ज पास करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग Z बोलते हैं। एक फैराडे चार्ज पास करने पर आपको जनरली E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा, ये रूल है। ठीक, तो अब E ग्राम है क्या? इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। अब एक फैराडे को मैं ओपन करके लिखता हूं, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि 96,500 कूलाम के बराबर होता है कि अगर मैं इतना चार्ज पास कर रहा हूं तो मुझे सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना मिलने वाला है? E ग्राम के बराबर मिलेगा। तो एक कूलाम चार्ज से मुझे कितना मिल जाएगा? थोड़ा बेसिक मैथ लगाइए, वो हो जाएगा E/96500 ग्राम। ठीक है, E/ इतना। और अभी जस्ट डिफिनेशन बना करके आ रहे हैं कि एक कूलाम पास करने पर हमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिलता है उसी को Z बोलते हैं। तो एक कूलाम पास करने पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिल रहा है उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? Z बोल रहे हैं। तो यानी यहां पर Z की वैल्यू निकल करके आ गई। क्या निकल करके आ गई? E/96500।
अब ये फॉर्मूले में हम उठा के रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा था W इक्वल टू Z इंटू क्यू, Z की जगह रख देंगे E अपॉन 96500 इंटू क्यू, ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है भाई साहब। अच्छा, अब यहां पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको पता है चार्ज का भी एक फॉर्मूला होता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, तो हम यहां पर I इंटू टी भी कर सकते हैं। I इंटू टी, I करंट हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जाना फैराडे के फर्स्ट लॉ को कि कैसे डिराइव हुआ है। और इसमें एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको याद रखना है, एक फैराडे पास करने पर हमेशा उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगर इतना थ्योरी और फॉर्मूला जान चुके हैं तो वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आते हैं अपने नीट 2024 के इस क्वेश्चन पर वापस से। अब भाई ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें कॉपर का मास बताओ। अब हमें फॉर्मूला तो पता चल चुका है, लगाइए फॉर्मूला W इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। तो W इक्वल टू E, अभी E के बारे में आपको क्या बताया है, इक्विवेलेंट मास यानी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। कॉपर का एटॉमिक मास जनरली क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, क्योंकि उसी के लिए बोल रहा है, डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। वैलेंसी क्या हो जाएगी, कॉपर सल्फेट में कॉपर की 2 CuSO4, कॉपर सल्फेट में कॉपर का चार्ज होता है 2+, तो वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। अब आइए नीचे और क्या है, 96500 ये हो गया इंटू आई बताइए कितना दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी 6.6484। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 100 सेकंड। बस आपको यही कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बस करिए और आंसर दीजिए। मुझे लगता है बहुत टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, कुछ जीरो भी है, नीचे भी है जीरो। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 2024 में नीट में पूछा हो गया क्वेश्चन, और आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आएगा, एक बार आप सॉल्व करके चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चल भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि नीट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कितने नंबर ऑफ फैराडे, यानी फिर से वही आपसे चार्ज पूछा है, रिक्वायर्ड होगा 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन्ड करने में, किससे, मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड मॉल्टन 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन्ड करने में कितना चार्ज लगेगा। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड में हमारे पास कैल्शियम आयन होता है, तो अगर मुझे कैल्शियम आयन से कैल्शियम ऑब्टेन्ड करना है तो मैं इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कैल्शियम ऑब्टेन्ड करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अच्छा, कितना कैल्शियम ऑब्टेन्ड करने के लिए, 1 का मतलब 1 मोल। और तुम्हें पता होगा इतना बेसिक सी पॉइंट कि 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम होता है। अब मैं इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहा हूं, देखिए कि अगर मुझे 40 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन्ड करना है तो उसके लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज, 2 फैराडे के बराबर। आपसे पूछा है 20 ग्राम के लिए, मैं कहता हूं पहले 1 ग्राम कैल्शियम के लिए निकाल लीजिए। 1 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चार्ज लग जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 40। फिर क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना लग जाएगा, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए लगेगा 2/40 इंटू 20। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 42 टाइम्स में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1 फैराडे। 1 फैराडे कोई ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है। नीट 2020 में एक सिंपल सा क्वेश्चन फैराडे लॉ का था, ये चार्ज वाला। देखिए चार्ज वाला जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है वो थोड़ा ट्रेंड में है फैराडे लॉ से। ठीक है, और अगर सॉल्व किया जाए तो विद इन सेकंड वाले क्वेश्चन हैं, 15-20 सेकंड 25 सेकंड लेंगे। ठीक है, 10-20 सेकंड और फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला है नीट 2020 में ही क्वेश्चन और आया है। क्या कह रहा है कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4, ध्यान रखिएगा डाइल्यूट H2SO4
और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग ही यही होता है कि हमने क्या काम किया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट पास किया। करंट पास करने से क्या होता है, जो केटायन होता है वो कैथोड पर जाके डिपॉजिट होता है और एनायन जो होता है वो एनोड पर जाके डिपॉजिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है यानी साथ में पानी भी है तो समझना पड़ता है कि कौन पहले जाकर के डिपॉजिट होगा। तो उसका एक रूल होता है, रूल ये होता है कि अगर एसआरपी वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो आपका कैथोड पर जाके डिपॉजिट होता है और जिसकी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड पर जाके डिपॉजिट होता है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक केटायन बनेगा और केटायन जाएगा कहां पर, कैथोड पर, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। कैथोड पर प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। और जो एनायन होता है यानी निगेटिव चार्ज वाले वो जाते हैं एनोड पर और एनोड पर जाकर क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक। अब क्या है कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, अगर एक से ज्यादा केटायन है या एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो रूल आपको याद रखना है कि हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी, हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी, एसआरपी से मीनिंग है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ज्यादा वैल्यू है एसआरपी की तो वही जाएगा कैथोड पर, वो कैथोड पर पहले पहुंचेगा, फर्स्टली रीच एट कैथोड, ठीक है। और रूल बना सकते हैं क्या, इसी तरीके से एनोड के लिए रूल बना सकते हैं, अगर आपका हाई वैल्यू है उस सब्सटेंस का एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कहां जाकर डिपॉजिट होगा, एनोड पर जाके डिपॉजिट होगा। ये जनरल रूल है, एक आध एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले तो वहां क्लोराइड और वाटर में ये एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरल रूल यही है, ठीक। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड कहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब करंट पास होगा तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह आयोनाइज हो जाता है 2H+ आयन एंड SO4 2-, इस तरीके से, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या काम करना है हमें, अब देखते हैं कि ये जो H+ आयन है क्योंकि केटायन है वही जाएगा कैथोड पर और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एट कैथोड। लेकिन क्वेश्चन में तो कैथोड का पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में किसका पूछा है, एनोड का। कि एनोड का इसलिए पूछा है कि एनोड में को लेकर थोड़ा सा मारामारी है, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 के केस में एक बात समझने वाली है, क्या समझने वाली है, देखिए एनोड पर हमारे पास क्या है, सल्फेट आयन भी है, SO4 2-, एनायन है वो भी जाता है और वो H2O8 2- में कन्वर्ट होता है। और साथ ही साथ क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, पानी भी होगा, तो अगर पानी भी है तो सल्फेट के साथ तो पानी भी जुड़ा रहेगा, तो पानी भी तो जा सकता है, तो वाटर जाता है और वाटर जाके एनोड पर किस गैस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जाकर के ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एनोड पर। अब क्या है कि जब आपसे एक बात आपको याद रखना है कि डाइल्यूट H2SO4 कहेगा यानी उसमें सल्फेट आयन की मात्रा कम है और सल्फेट आयन से H2O8 2- क्योंकि इनकी जो SOP होती है वो बहुत कम होती है और H2O से O2 इसकी SOP ज्यादा होती है यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कितना होता है, -1.21 वोल्ट के आसपास होता है और सल्फेट का इसमें कन्वर्ट होने पर SOP -2 पॉइंट में है, तो यही तो ज्यादा हुआ, इसकी SOP होती है -1.21 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा है। और क्योंकि डाइल्यूटेड है मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, सल्फेट आयन की मात्रा कम है, तो वाटर ही पहले पहुंचेगा, ये आप याद भी कर लीजिए, डाइल्यूट के केस में वाटर पहले पहुंचेगा और जाकर के O2 गैस बनाएगा, ऑक्सीजन गैस, यानी पहला ऑप्शन। हाँ अगर क्वेश्चन में ये कहता कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है तब आप ऊपर वाली रिएक्शन को प्रायोरिटी देते, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वाली रिएक्शन कंसंट्रेटेड के लिए है और ये जो नीचे वाला मैं लिख रहा हूं ये डाइल्यूटेड के लिए है। साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, जब भी डाइल्यूट कहे तो आप वाटर को पहुंचाएंगे और O2 गैस बनेगा और जब कंसंट्रेटेड कहेगा तो सल्फेट आयन जाएगा और H2O2
2 माइनस में H2O8 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीट 2020 का इलेक्ट्रोलिसिस का ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक, अब ये कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको नीट के करा दिए हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से भी लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर जो जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन करा रखा है। ठीक, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी चीज़ें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस O2 गैस एट द रेट ऑफ 1 ml पर सेकेंड एट STP। आपसे हाउ मच करंट यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी सी है 1 ml पर सेकेंड। यानी यहां पर भी हम फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे क्योंकि उसमें ही करंट आता है, W इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T, यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि हाँ भैया हमें इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या नहीं है। मुझे एक तरीके से सिर्फ रेट पता है तो मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है यहां पर अभी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास भी निकालना पड़ेगा, सब कुछ, मतलब कुछ भी डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं है, सब हिडन इंफॉर्मेशन है। तो अब एक एक करके सारी वैल्यू पता करेंगे। चलिए पहले E निकाल लेते हैं। E यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए 8 होता है, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सॉल्व करेंगे तो 8। एक वैल्यू मुझे मिल गई जो हिडन इंफॉर्मेशन थी। चल भाई अब एक वैल्यू और क्या, आई तो मुझे निकालना ही है। चलो टाइम देखते हैं। अब रेट के हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे 1 ml पर सेकंड यानी 1 सेकंड, तो मेरा टाइम भी आ गया 1 सेकंड। टाइम हम मान लेंगे 1 सेकंड। अभी भी एक वैल्यू अननोन है, वो क्या है, W कैसे कैलकुलेट होगा, यही एक मेन पॉइंट है जो कि यहां मुझे हिंट दे रखा है STP। रेट से ही जब हमने टाइम पता किया तो रेट से ही हम वॉल्यूम भी मालूम कर लेंगे O2 का कितना है 1 ml, 1 ml वॉल्यूम दे रखा है। अब इसी वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग W निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है O2 एक गैस है, अगर O2 एक गैस है और STP पर है तो हम मोल का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर लीटर में है तो, अगर ml में दे रखा है जो कि यहां मुझे 1 ml दे रखा है तो 22,400 यूज कर लेंगे। अब मोल का एक बेसिक जनरल फॉर्मूला जो सब पे अप्लाई होता है वो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब दोनों ही क्योंकि मोल के फॉर्मूले हैं आपस में बराबर कर लीजिए। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना हो जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो O2 का 32 इक्वल टू वॉल्यूम 1 ml दे रखा है डिवाइडेड बाई 22,400, क्योंकि दोनों ही मोल के फॉर्मूले हैं, दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। अब क्या यहां से मुझे W नहीं मिल जाएगा, W कितना हो जाएगा, आइए फॉर्मूले में 32 डिवाइडेड बाई 22,400 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मैंने 8 निकाल रखा है डिवाइडेड बाई 96500 और करंट की वैल्यू मुझे निकालनी है और इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। अब सारी वैल्यू पता है, सिर्फ एक अननोन वैल्यू बच गई आई की, जिसे सॉल्व करके आप निकालेंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे करके देखिएगा 70.2 समथिंग एम्पियर आंसर आना चाहिए, इसी के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन। मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है वो सिखाना। आई होप इस क्वेश्चन से आपको काफी हेल्प मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम 100 ग्राम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 0.1 है, सिर्फ 0.1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो मुझे रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी जो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा उसका मास बताइए, उसका अमाउंट बताइए। शुरुआती कितना था 100 ग्राम, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कितना बचा वो आपसे बस जानना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रोलिसिस करने को कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। तो अब सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है वो समझिए, इससे ये कहानी और आप सीख जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट पहले डीकंपोज होगा आयंस में Ag+, एक्वस है तो पानी जुड़ा रहेगा और आपके साथ NO3- है वो भी एक्वस।
ठीक है। अब ये केटायन है तो यही कैथोड पर जाएगा, वाटर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है वो भी आपको सिखा दे रहे हैं। Ag प्लस पहले देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक रूल सीखिए, अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया, एसआरपी जिसकी ज्यादा होगी वही कैथोड पर जाएगा। और आपको पता है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा बहुत आइडिया है तो सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है और आपको पता है कि हाइड्रोजन पर एसआरपी 0 वोल्ट हो जाती है। तो जब आप हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलेंगे, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जाएंगे तो एसआरपी पॉजिटिव में आने लगेगी। और हम कंपेयर करते हैं हमेशा वाटर के एसआरपी से, जो कि हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है कैथोड पर, और इसकी जो एसआरपी होती है वो होती है -0.81 वोल्ट के आसपास। तो हम कंपेयर हमेशा वाटर के एसआरपी से करते हैं। तो वाटर की एसआरपी माइनस में है, सिल्वर की एसआरपी अगर मुझे रटा भी नहीं है, मुझे नहीं याद है, मुझे इतना तो आइडिया है कि सिल्वर की एसआरपी पॉजिटिव में होगी क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और अगर एसआरपी पॉजिटिव में है तो यही तो वैल्यू ज्यादा हुई, तो सिल्वर ही पहुंचेगा, वाटर नहीं जाता है, वाटर नहीं जाता है। तो मुझे कैथोड का प्रोडक्ट मिल गया सिल्वर। अब देखते हैं कि एनोड पर कौन जाता है। तो एनोड पर नाइट्रेट आयन नहीं जाता है, ठीक है, एट एनोड, और एनोड पर आपका वाटर ही जनरली जाएगा और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट में ऑलरेडी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ये खुद में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है और एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है, इसलिए वाटर पहुंच जाएगा और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट मिल गए सिल्वर नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिसिस के। एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया है सिल्वर और दूसरा प्रोडक्ट मिल गया है ऑक्सीजन। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा तो सिल्वर निकला होगा कुछ और कुछ ऑक्सीजन निकल गया होगा। तो बचा सॉल्यूशन कितना? अब आपको अप्रोच समझ में आ रहा होगा हम क्या करने वाले हैं। 100 ग्राम में हम सिल्वर का मास और O2 का मास माइनस कर देंगे, जो कि निकल गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि बचा हुआ सॉल्यूशन कितना है। तो अब दिमाग लगाना है कि मैं सिल्वर और O2 का मास कैसे निकालूं। वही थ्योरी काम आएगी जो मैं आपको पीछे सिखाया हूं कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर ई ग्राम सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन क्वेश्चन में 1 फैराडे नहीं 0.1 फैराडे कहा है, तो 0.1 फैराडे पास करने पर कितना ग्राम मिलेगा? E इंटू 0.1 ग्राम। यही तो होगा भाई, सिंपल बेसिक मैथ। 1 से E मिलता है तो 0.1 से कितना मिलेगा? 0.1 E मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मास ऑफ सिल्वर निकालते हैं। कितना है? 0.1 इंटू ई, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास, जो कि सिल्वर का 108 होता है, डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर जो कि 1 होता है, इनटू 0.1। सॉल्व करेंगे 10.8 ग्राम। ठीक, चलिए मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 कैसे निकालने वाले हैं? यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मास पीछे करके आए 8 होता है, रट लीजिए। 0.1, ये भी कितना आ गया? 0.8 ग्राम। मुझे दोनों के मास मिल चुके हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 100 में दोनों के मास को क्या करने वाले हैं? माइनस। रिजल्टिंग सॉल्यूशन दे रखा है 100, माइनस सिल्वर भी निकला है 10.8 और ऑक्सीजन भी निकला है 0.8। माइनस कर लीजिए, फाइनल आंसर। तो आई होप इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है, और इससे आपका रिवीजन भी हो गया होगा, क्विक रिवीजन हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में आ गए होंगे, फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी टॉपिक की आपको ज़रूरत है जिस पर रिवीजन क्लास होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द ऑर्गेनिक की रिवीजन या ऐसे ही टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, मैं लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।